मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। आज हम लोग जो है भारतीय इतिहास के स्वाधीनता आंदोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ती का जो है अध्ययन करने वाले हैं, सुभाष चंद्र बोस का। किसका? सुभाष चंद्र बोस का। मैंने जब इनको गहराई से पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद गांधी जी को इतना तवज्जो इतिहास में दिया गया है और इनका नाम उतना ज़्यादा नहीं रखा गया है। नहीं तो सुभाष चंद्र बोस जी बहुत बड़ी हस्ती थे, गांधी जी से भी 10 कदम आगे सोचते थे। इनकी सोच बहुत दूरदृष्टि थी और जो है इनके अंदर दोनों प्रकार के गुणों का मेल था। गांधी जी तो सिर्फ अहिंसा और उसमें विश्वास करते थे, लेकिन ये अहिंसात्मक रास्ते पे चलते हुए मतलब विश्वास करते थे कि जैसी परिस्थिति हो वैसे ही हमको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो है मतलब अंग्रेज हमको लाठी पीट रहे हैं, हम सीधे चुपचाप खड़े होकर देख रहे हैं तमाशा और खा रहे हैं लाठी पीट। तो ये मतलब इनके अंदर, सुभाष चंद्र बोस जी के अंदर मिली जुली चीज़ें थी दोनों। मतलब अहिंसा के रास्ते पे भी चलना है और जब ज़रूरत पड़े तो हिंसा करने से भी नहीं कतराना चाहिए। तो बहुत ही महान हस्ती थे सुभाष चंद्र बोस। ऐसे व्यक्ति को इतिहास में जाने क्यों गुम कर दिया गया है, नहीं तो जो है इनके बारे में इतिहास में काफ़ी होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो इतिहास लेखन है वो कौन कर रहा है? वो सब यूरोपियन हिस्टोरियंस ने लिखा है, वही हम पढ़ रहे हैं। तो यूरोपियन हिस्टोरियन के खिलाफ ये थे, तो इसलिए इनको ज़्यादा इतिहास में लिखा नहीं गया है, लेकिन विचार करना चाहिए इनके बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म होता है कहाँ पे होता है? कटक में। कटक में होता है 1897 को। 1897 में कटक में इनका जन्म होता है, उड़ीसा के कटक में होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। बेसिक चीज़ें हैं, देखो यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें अध्ययन करने वाले हैं। इससे अच्छा हम विश्व का नक्शा बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे, हमको तो लगता है कि जो है जिस आदमी को जो है किसी देश का प्रधानमंत्री और तानाशाह तवज्जो दे रहा हो, हिटलर ने इनको तवज्जो दिया था, जापान के प्रधानमंत्री टोजो ने इनको तवज्जो दिया था, तो फिर ऐसा व्यक्ति कोई सामान्य साधारण व्यक्ति नहीं था, ठीक है? बहुत योग्य व्यक्ति थे। तो इनके बारे में हम लोग विश्व के नक्शे में देखेंगे, क्योंकि उन्होंने तो हिटलर से कम काम नहीं किया था और गांधी जी से कम इनके अंदर प्रतिभा नहीं थी, ठीक है? तो विश्व के नक्शे में समझेंगे हम लोग अभी हिटलर को, वो इनको। ये है हमारा यूरोप, ठीक है? ये इंडिया है और ये आपका पूर्वी एशिया हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया, और ये पूर्वी एशिया, और ये हो गया आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये जापान। ठीक, अब देखो विश्व के नक्शे में हम लोग देखते हैं, ये हमारा मेडागास्कर। ये क्या है? मेडागास्कर, अफ्रीका महाद्वीप। इनका जन्म होता है उड़ीसा के कटक वाले स्थान में। कहाँ होता है? उड़ीसा के कटक वाले स्थान में। 1897 को होता है, ठीक है? तो कटक में इनका जन्म होता है, उड़ीसा में कटक में। ये ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि शायद कलकत्ता में हुआ होगा, क्योंकि ज़्यादातर समय ये कलकत्ता में इनका समय बीता, क्योंकि कलकत्ता के मेयर भी रहे। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना, जन्म इनका कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में। और उस समय उड़ीसा किसका भाग था? जो है पूरा बंगाल जो था, बंगाल का ही भाग था ना 1897 में। विभाजन तो 1905 में होता है, और उस समय कटक, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, ये सब जो है एक ही जो है बंगाल प्रांत के हिस्से थे। तो बंगाल प्रांत, अब देखो यहाँ पे हमको देखो इतिहास को सभी घटनाओं को जोड़ते हुए पढ़ना चाहिए। 1897 का समय है, तो भारत में इस समय क्या हो रहा था? यानी 1885 में किसकी स्थापना हो गई थी? कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। तो कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, उसके बाद इनका जन्म होता है। और 1885 से लेकर 1905 तक का जो है वो कौन सा इतिहास था कांग्रेस का? उदारवादी का, उदारवादियों का इतिहास था उस समय। उदारवादियों का इस समय वर्चस्व था, ठीक है? और उदारवादियों में इस समय सबसे महत्वपूर्ण नेता थे कौन? दादा भाई नौरोजी। इसी समय दादा भाई नौरोजी ने जो है अपना एक जो है सिद्धांत दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत, तो इसी दौरान दिया था। तो ये इस समय की घटना है, इस समय इनका जन्म होता है। जन्म के बाद जो है इनकी
स्नातक 1919 में इन्होंने जो ग्रेजुएशन किया 1919 में कहाँ पर किया? कलकत्ता विश्वविद्यालय में, कलकत्ता विश्वविद्यालय में, ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में। लेकिन इससे पहले हम लोग एक थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। इसको हम ये एक क्लास में नहीं ख़त्म होने वाला है, ठीक, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी को हम लोग 2 पार्ट्स में अध्ययन करने वाले हैं, 2 लेक्चर में अध्ययन करने वाले हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में सामान्य जानकारी, बेसिक जानकारी, यानी 1897 से लेकर के 1940 तक का इनका जो दौर था, जो भारत में रहा, उस दौरान का अध्ययन करेंगे। तो जन्म से लेकर के फिर इसके बाद में ये इनका जो अंतर्राष्ट्रीय रुख रहता है, ये कलकत्ता से चले जाते हैं कहाँ पर? रूस चले जाते हैं, और रूस से फिर चले जाते हैं जर्मनी। कलकत्ता से रूस, रूस से कहाँ चले जाते हैं? जर्मनी चले जाते हैं, ठीक। तो रूस है, रूस से फिर जर्मनी, हिटलर से मिलते हैं। हिटलर का तानाशाह इनको नेताजी कहता है। नेताजी किसने कहा? हिटलर ने कहा। हिटलर ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी, लेकिन इन्होंने यहाँ एक सेना बनाई थी जो है, तो उस सेना की टुकड़ियों ने इनको नेताजी कहकर संबोधित करना शुरू किया था। जो जय हिंद का हम लोग पुलिस विभाग में लोग कहते हैं जय हिंद सर, कहते हैं ना जय हिंद सर, तो प्रचलन किसने किया था? नेताजी ने ही, सुभाष चंद्र बोस जी ने ही, उन्हीं का। हालांकि जय हिंद शब्द उनका नहीं, लेकिन उन्होंने इतना प्रचलित कर दिया था अपनी सेना में कि जय हिंद आज हमारी जो है सेना में भी, हमारे जो है पुलिस में भी एक दूसरे को अभिवादन करते हैं जय हिंद के रूप में, ठीक। तो ये यहाँ आते हैं, यहाँ से फिर हिटलर इनको पनडुब्बी के माध्यम से मेडागास्कर के रास्ते फिर ये जापान चले जाते हैं, ठीक है, और जापान से फिर ये यहाँ पर सेना का पुनर्गठन करके भारत की तरफ आते हैं, ठीक है। भारत की तरफ जापान जो है आज़ाद हिंद फौज लेकर के और अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ने आते हैं। उस समय माहौल क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का चल रहा था, और इनको जापान और जो है आपका जर्मनी ये सब समर्थन करता है कि आप अपनी सेना ले जा करके और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ो। तो इन्होंने अपने दम पर एक सेना की जो है स्थापना की थी, और अपनी धरती पर नहीं, भारत से बाहर विदेश की धरती पर, ठीक है। जापान, जर्मनी में भी सेना बना दी थी, जर्मनी में सेना बनाई, और जापान, सिंगापुर, यहाँ भी सेना का गठन किया, पुनर्गठन किया, और सेना के माध्यम से इन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध भी लड़ा था। लेकिन जो है इतिहास में इनको कम याद रखा जाता है। तो हम लोग जो है यहाँ पर आज इसको 2 भागों में अध्ययन करेंगे। आज जो हम अध्ययन करेंगे कि भारत में ये रहे और फिर इनकी शिक्षा दीक्षा कैसी हुई, फिर भारत में किस तरीके से कौन कौन सी जो है गतिविधियों में लिप्त रहे। उसके बाद में ये जो है दूसरे हिस्से में जब हम पढ़ेंगे तो विदेश यात्रा का अध्ययन करेंगे, किस तरीके से रूस गए, रूस से जर्मनी गए, जर्मनी से फिर जापान गए, किस तरीके से। तो वहाँ हम लोग इसको जो है नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग इनका अध्ययन करने वाले हैं कि इनका जन्म होता है कटक में 1897 ईस्वी में, ठीक है। तो जो है 1919 ईस्वी में प्रभावती देवी इनकी माँ का नाम था। हालांकि वहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, प्रभावती देवी इनकी मदर का नाम था। ज़्यादा वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, ठीक। तो 1919 में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से क्या किया? स्नातक किया, स्नातक किया कलकत्ता विश्वविद्यालय से, ठीक। कलकत्ता विश्वविद्यालय यानी भारत का नक्शा भी साथ में बनाते चलते हैं। ठीक, कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया? स्नातक किया। कब किया? 1919 में, ठीक। देखो, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि जो है बेटा हमारा बड़े पद पर, बड़ा अधिकारी बने। तो इनके माँ बाप का भी एक सपना था कि बेटा हमारा जो है ब्रिलियंट है, पढ़ने में सब टॉप अप कर रहा है स्कूल में। तो उस समय परीक्षा होती, सबसे बड़ी परीक्षा आज जो होती है वही परीक्षा उस समय भी सबसे बड़ी होती थी। जैसे आज IAS की परीक्षा भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है, उस समय अंग्रेज़ों के समय ICS की परीक्षा सबसे बड़ी होती थी। इंपीरियल कॉमन सर्विसेज के कहा, इंपीरियल सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था। आज इंडियन सिविल सर्विसेज कहते हैं, उस समय कहते थे इंपीरियल सिविल सर्विसेज, क्योंकि इसकी परीक्षा के माध्यम से जो है अधिकारी भारत में भी शासन कर मतलब बनते थे, DM वगैरह, और इंग्लैंड में भी बनते थे, ठीक। और इसकी परीक्षाएं पहले तो इंग्लैंड में ही होती थी, पहले मैंने पूरा पढ़ा दिया है, फिर बाद में ये भारत में भी होने लगी। कलकत्ता में, वो यहाँ इलाहाबाद में भी सेंटर बनाया गया। यही कारण है ना कि हमारे यहाँ राजधानी तो उत्तर प्रदेश की जो है लखनऊ है इस समय, लेकिन हमारे यहाँ जो लोक सेवा आयोग है वो कहाँ है? इलाहाबाद में, क्योंकि इलाहाबाद शुरू से ही जो है प्रशासनिक सेंटर रहा है इस मामले में। जो है वहाँ पर जो है ICS की परीक्षा का सेंटर हुआ करता था अंग्रेज़ों के समय में, पहले से शुरुआत ही वहीं से हुई थी। तो इसलिए जो है वहाँ जो है बाद में लोक सेवा आयोग का जो है सेंटर ही बना दिया गया। सेंटर के मतलब लोक सेवा आयोग
ही गठित कर दिया गया, कार्यालय ही वही है। अगर आप पीसीएस की परीक्षा क्वालिफाई करते हो तो इंटरव्यू देने कहाँ जाना पड़ेगा? इलाहाबाद जाना पड़ेगा, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और यूपीएससी क्लियर करते हो तो दिल्ली जाना पड़ेगा, धौलपुर हाउस दिल्ली। ठीक, तो इस तरीके से जो है स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं 1919 में। और इनके माँ बाप का सपना क्या था कि बेटा हमारा क्या बने? आईसीएस बने। तो लेकिन इनका रुझान क्या था कि ये देश के लिए कुछ करना चाहते थे, भारत देश के लिए कुछ करना चाहते थे, सेवा करना चाहते थे। और आईसीएस की परीक्षा पास करके कलेक्टर बनेंगे तो सेवा किसकी करेंगे? अंग्रेज़ों की करेंगे, अंग्रेज़ों की गुलामी करेंगे, तो वहाँ कहाँ देश सेवा हो पाएगी। लेकिन कहा चलो माँ बाप का सपना है तो इसे पूरा करना है। इसलिए मैं तुम्हें ही बताता हूँ कि सपना अगर पाले हो तो पूरा करना अवश्य। इनके लिए देखो 1897 में जन्म हुआ था, 1919 में कितने वर्ष के रहे होंगे? निकाल लो, 21 वर्ष की आयु रही होगी इनकी, 21-22 साल की उम्र थी। और उसमें मैक्सिमम एज जो है 23 वर्ष की थी। आईसीएस में 23 वर्ष की लिमिट थी आयु की, जो अधिकतम आयु होनी चाहिए 23 वर्ष। इससे अधिक उम्र का बच्चा हो गया तो आईसीएस की परीक्षा नहीं दे सकता है। अब ये लंदन पहुंच जाते हैं और उस समय जो पेपर होते थे आईसीएस के, उसमें कोई भारतीय ना एंट्री कर जाए, इसलिए उन्होंने लैटिन भाषा, बहुत कठिन भाषा, लैटिन भाषा में पेपर होता था। ठीक है, और कई विषय जो है यूरोप के साहित्य को पढ़ाया जाता था, यूरोप के साहित्य से प्रश्न आते थे, यूरोप का इतिहास रहता था। ठीक है, वो सारी चीज़ें उसमें प्रश्न में आते थे, जिससे कि भारतीय कम से कम उसमें पहुँच पाए। लेकिन फिर भी ये माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए ये चल देते हैं कलकत्ता से, कहाँ? इंग्लैंड, लंदन चल देते हैं 1919 में। 1919 में स्नातक करने के बाद में ये लंदन चले गए। इनके पास टाइम मात्र कुछ ही महीने का मिला, पूरा साल भी नहीं मिला था, कुछ ही महीने का समय मिला था। और लैटिन जैसी कठिन भाषा को पढ़ना और सारे पेपर तैयार करना, पेपर भी उस समय भी 10-12 पेपर होते थे, सारे पेपर तैयार करना, और वही 10-12 महीने में इन्होंने सारे पेपर तैयार किए। 1920 की परीक्षा में बैठते हैं आईसीएस की, 1920 की परीक्षा में बैठते हैं। ठीक है, और परीक्षा में बैठे, पास ही नहीं किया। देखो, चौथी रैंक लगाई थी, 4th रैंक, ही गॉट 4th रैंक इन द आईसीएस एग्ज़ाम। आईसीएस परीक्षा में चौथी रैंक लगाई थी लंदन में बैठ करके। तो इतने ब्रिलियंट आदमी थे, बहुत योग्य आदमी थे। तो चौथी रैंक लगाई, अब ज्वाइन कर लिए, जो है उसको क्या नाम है, अधिकारी बन गए। लेकिन इनका मन नहीं लगता था। पहले भाई परीक्षा पास की, ट्रेनिंग व्रेनिंग होगी, अभी तो लंदन में ही थे, बाद में पोस्टिंग होती इंडिया में, तो वहाँ पे पोस्टिंग हो गई, अपना थे, लेकिन मन नहीं लगा। मन किस में था? देश सेवा करने में। तो इन्होंने बहाना वहाना ढूंढ लिया कि जो है मम्मी पापा तुम्हारे बगैर जो है हम मन नहीं लग रहा है, हम तो नौकरी छोड़ के वापस आ रहे हैं। 1921 में बैरंग त्याग पत्र दे करके और कलकत्ता आ गए, वापस लौट करके चले आए बेचारे जो है। ठीक, तो वापस लौट आए। अब जब वापस लौट आए तो भारत में, अब देखो 1921 का क्या सीन था। तो भारत में 1921 में क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था। अब भाई एक ऐसा ब्रिलियंट बंदा जो है, अभी युवा है, 24 साल 25 साल की आयु है, और खूब रगों में खून दौड़ रहा है देश के लिए कुछ करने के लिए, तो ये गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूद पड़ते हैं। तो असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन जो है इसी समय एक घटना हो जाती है चौरी चौरा। कब होती है? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को एक घटना हो जाती है चौरी चौरा। ठीक, देखो अब यहाँ इतिहास सब रिवाइज होगा। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हो जाती है। और गांधी जी चूँकि अहिंसा में विश्वास करते थे, 22 पुलिस कर्मचारी, पुलिस और अधिकारी सब मारे गए थे, जिंदा जल गए थे। तो इसलिए 12 फरवरी को गांधी जी ने क्या कर लिया था? 1922 में 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब इस पर जो है आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने कहा था, लेकिन हम अध्ययन यहाँ सुभाष चंद्र बोस के बारे में कर रहे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी की इस करतूत की आलोचना करते हुए कहा था कि जब आंदोलन अपने चरम स्थिति में था, 7वें आसमान पे जनता का जो है जोश था, जनता का जोश जब 7वें आसमान पे था, इस दौरान जो है गांधी जी द्वारा उठाया गया एक कदम असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देना किसी आपदा से कम नहीं था, किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं था। ऐसा वक्तव्य इन्होंने जारी किया था इस दौरान।
तो ये जो है याद रखना, आप जो है कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि ये वक्तव्य किस दौरान दिया था। तो चौरी चौरा घटना के बाद में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगित कर दिए जाने के पश्चात कहा था कि जब भारतीय जनता का जोश 7वें आसमान पे था, अपने चरम पे था, यानी अब हम लोग नज़दीक पहुंच रहे हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में, यानी असहयोग आंदोलन में जो है अंग्रेज़ झुकने वाले हैं, तो इस दौरान गांधी जी द्वारा लिया गया ये कदम जो है किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं था। तो ये नेहरू सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक, अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर कुछ घटनाएं और घटित होती हैं। ठीक, 1924 में ये जो है 1923 इसके पहले आता है। यहाँ पर जो है असहयोग आंदोलन के बाद जो है कुछ स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही दो दल आ जाते हैं, दो गुट आ जाते हैं, दो विचारधारा के लोग आ जाते हैं, एक परिवर्तनवादी, एक अपरिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी ये चाहते थे, मतलब असहयोग का मतलब ये था कि सभी कामों में हमें असहयोग नहीं करना है। तो गांधी जी के जितने भी अनुयायी थे, साथी थे, वो सब चाहते थे कि किसी भी काम में जो है सहयोग नहीं करना है। लेकिन जो मोतीलाल नेहरू हुए और चित्तरंजन दास हुए, दो नाम आपको याद रखना है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ये दो लोग जो है चाहते थे कि हम लोग जो है विधान परिषदों में जा करके और वहाँ विरोध करें, विधान परिषदों में चुनाव लड़ करके विधान परिषदों में पहुँचें और वहाँ असहयोग करें। लेकिन गांधी जी का क्या विचार था कि किसी भी प्रकार का इलेक्शन हमको नहीं लड़ना है, सबका बहिष्कार करना है, सबका असहयोग करना है। तो इसलिए ये लोग अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं, स्वराज पार्टी। क्या बनाते हैं? स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी का गठन किया और इस स्वराज पार्टी में जो है मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, इन लोगों ने इसका गठन किया और सचिव बनाया गया किसको? सुभाष चंद्र बोस को। सचिव किसको बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस को। तो यहाँ इनसे जुड़ जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो ये एक किसी संस्था में जुड़ने वाले व्यक्ति थे। सचिव के रूप में स्वराज पार्टी में कौन घुस जाता है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। तो इसके बाद में इन्होंने इसी दौरान चित्तरंजन दास के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए, तो चित्तरंजन दास को अपना क्या बनाया? राजनीतिक गुरु बनाया। तो चित्तरंजन दास को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ठीक है। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो चित्तरंजन दास जो है इस समय 1924 में कलकत्ता के मेयर होते हैं। चित्तरंजन दास कलकत्ता के क्या होते हैं? मेयर। सीआर दास हम लिखेंगे। ठीक है। तो सीआर दास कलकत्ता के क्या थे? मेयर थे। और जो है सुभाष चंद्र बोस जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे, तो इन्होंने कलकत्ता का सीईओ बनाया। सुभाष चंद्र बोस को 1924 में क्या बनाया? सीईओ बनाया। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहाँ का बनाया? कलकत्ता का। ठीक है। तो कलकत्ता के ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए जाते हैं। ठीक। इसके बाद में 1928 की घटना देखते हैं। 1928 में भारत में एक आयोग आया था। क्या आया था? साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार में ये शामिल थे। यानी अब जितनी भी घटनाएं कांग्रेस में तो शामिल ही थे, जितनी भी घटनाएं हो रही थी सब में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे। तो साइमन कमीशन का भी विरोध किया था इन्होंने। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया। ठीक। और इसके बाद में 1928 में ही एक रिपोर्ट आती है मोतीलाल नेहरू के अंडर में, नेहरू रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? नेहरू। तो नेहरू रिपोर्ट पे दो लोग थोड़ा सा जो है विरोध करते हैं कांग्रेस के अंदर। एक तो जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं के पुत्र, और दूसरे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस और जो है नेहरू जी इस बात पर विरोध करते हैं इस रिपोर्ट का कि इसमें जो है डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, अर्थात जो अधिराज्य की बात की गई थी कि हमें अधिराज्य चाहिए। लेकिन बोस और नेहरू जी क्या चाहते थे? यानी जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको पूर्ण। तो इसलिए नेहरू रिपोर्ट का इन्होंने इस बात पर जो है क्या किया था? जो है विरोध किया था। लेकिन गांधी जी के समझाने पर ये मान गए थे। गांधी जी ने कहा ठीक है, हम लोग जो है अभी तो डोमिनियन स्टेटस की मांग करते हैं, अधिराज्य की मांग करते हैं, लेकिन 1 वर्ष का समय अंग्रेजों को देते हैं। अगर 1 वर्ष में वो लोग जो है हमारी मांग को नहीं मानते हैं डोमिनियन स्टेटस का, तो हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता की, पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो क्योंकि गांधी जानते थे तो मानेंगे है नहीं, तो 1 साल बाद जो है इधर जो है इन लोगों को झुंझुना पकड़ा दें दोनों लोगों को, जिससे कि नेहरू रिपोर्ट हमारा जो है पास हो जाए कांग्रेस के अंदर। और जो है ये लोग मान गए कि चलो एक साल की तो बात है। तो उसके बाद में ही जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में
पूर्ण स्वराज की जो है मांग की गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक, तो 1928 की ये घटना होगी। 1929 में इनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो सबसे पहली गिरफ्तारी, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि प्रथम गिरफ्तारी इनकी कब हुई थी, तो 1929 में। 29 में पहली बार ये गिरफ्तार किए जाते हैं। पहली बार इनकी गिरफ्तारी होती है 1929 में। ठीक, 1930 की घटना देखते हैं। 1930 में भारत में क्या चल रहा था, 6 महीने के लिए गिरफ्तारी होती, ज़्यादा नहीं, 6 माह के लिए गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ठीक, तो पहली गिरफ्तारी कभी भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस पहली बार कब गिरफ्तार हुए थे, 1929 में। और 1930 में भारत में एक आंदोलन चल रहा था, शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो ये आंदोलन कैसे शुरू हुआ था, इसके पीछे शुरू कैसे हुआ था, कौन से मार्च से शुरू हुआ था, दांडी मार्च से शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और 1931 में 5 मार्च 1931 में एक घटना होती है, पैक्ट होता है, क्या नाम था, 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता होता है। क्या होता है, गांधी इरविन समझौता। कब होता है, 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता। तो इसमें कुछ बातें थी, इसका इन्होंने विरोध किया था, कुछ बातों का विरोध किया था। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, इसका जो है सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, विरोध किया था। इसके बाद में ये समझौता इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेसियों को कहाँ लाना था, लंदन ले जाना था गोलमेज सम्मेलन में। तो इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें गांधी जी को भेजा जाता है। गोलमेज सम्मेलन जो होता है सेकंड, ठीक है, लंदन भेजा जाता है गांधी जी को। तो इस बात से सुभाष चंद्र बोस जो है इत्तेफाक नहीं रखते थे। कांग्रेस ने सिर्फ जो है गांधी जी को, सिर्फ एक बंदे को भेजना जो है चाहा। इन्होंने कहा सिर्फ कांग्रेस की तरफ से कौन जाएंगे, गांधी जी जाएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इस चीज़ का विरोध किया। इन्होंने कहा भाई कांग्रेस में और लीडर नहीं है, अकेले गांधी जी को भेजोगे, गांधी जी के नेतृत्व में और भी लीडर्स को भेजिए। कांग्रेस से कहा कि मान लो वहाँ जाएंगे, जब किसी मुद्दे पर बहस होगी तो हमारे चाचा जी जो है ताऊ जी गांधी जी बेचारे अकेले पड़ जाएंगे, साथ में इनका साथ देने के लिए और भी तो होने चाहिए। तो इस बात को लेकर सुभाष जी गांधी मतलब उसमें कांग्रेस कमेटी में जो है बहस करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि और लोगों को भेजा जाना चाहिए। और इन्होंने कह दिया था कि देखना वहाँ से खाली हाथ जरूर लौट के आएंगे, कुछ लेके नहीं आएंगे, अकेले जा रहे हैं वहाँ से सारे गुट वाले। और भारत से और भी गुट के लोग जा रहे थे, अम्बेडकर जी जा रहे थे, उदारवादी दल के लोग जा रहे थे, सप्रू वगैरह सब जा ही रहे थे, पहले वाले में गए थे, जिन्ना जा रहे थे, सब किस पे मांग कर रहे थे, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कर रहे थे। तो सुभाष जी जानते थे इस बात को कि वहाँ पर जो है दबाव डाला जाएगा गांधी जी पर, और गांधी जी अगर मान गए तो पता चला सांप्रदायिक निर्वाचन की बात लेके आएंगे, नहीं तो खाली हाथ लौट के आएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि साथ में भेजिए, पूरी टीम भेजिए भाई, लेकिन टीम नहीं भेजा गया, गांधी जी को अकेले भेज दिया गया, 1 मैन आर्मी। ठीक है, तो गांधी जी अकेले चले गए और वहाँ से खाली हाथ लौट के आ गए। ठीक, तो ये बात सुभाष चंद्र बोस बहुत दूरदर्शी आदमी थे भाई। तो सुभाष चंद्र बोस वहाँ से मतलब इसका भी विरोध किया था, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के जो भागीदारी की बात थी इसका भी विरोध किया था। तो ये 1900 जो है 31-32 की घटना हो गई, 31-32 की। ठीक, इसके बाद में जो है यहाँ पर सम्मेलन होते हैं। इन्होंने 2 सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, ये भी जान लेना। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 2 सम्मेलनों की अध्यक्षता की थी। एक तो इसके लिए हम लोग भारत के मानचित्र पर चलते हैं। 1938 में एक सम्मेलन होता है गुजरात में। 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, वार्षिक अधिवेशन होता है हरिपुरा में। कहाँ होता है? हरिपुरा में, गुजरात में है। ठीक, तो गुजरात में हरिपुरा में जो वार्षिक अधिवेशन होता है 1938 में, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं हरिपुरा में। ठीक, तो ये याद रखना 1938 में। ठीक, तो इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं हरिपुरा में, गुजरात में। और एक होता है 1939 में जबलपुर के पास में जो है तिरपुरी नामक स्थान पर, जबलपुर में तिरपुरी में। ये जबलपुर आपका एमपी में है, जबलपुर जो उस समय मध्य प्रांत में था, अब ये मध्य प्रदेश में। तो तिरपुरी में दूसरा होता है 1939 में। ठीक, तो 1938 में तो ये अध्यक्ष चुने गए, 1938 में अध्यक्ष चुने गए, और 1939 में भी अध्यक्ष चुने गए। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि जो है अध्यक्ष दोबारा बने, क्योंकि ये पहली बार जब अध्यक्ष बने, इनकी सोच ये थी कि अगर हमें अच्छा करना है कुछ कांग्रेस, क्योंकि एक ही पार्टी थी,
दूसरी तो कोई पार्टी ही नहीं थी नहीं बड़ी कि दूसरी पार्टी में जा करके और देश के आज़ादी के लिए कार्य कर सकें। तो इन्होंने कहा एक से बात नहीं बनेगा, सिर्फ एक बार अध्यक्ष रह करके, क्योंकि एक दूसरी बार जो इसका अधिवेशन होगा तो अध्यक्ष कोई दूसरा बनाया जाएगा। तो इन्होंने दोबारा भी पर्चा भर दिया अध्यक्ष के लिए, और दोबारा पर्चा भर दिया। तो गांधी जानते थे कि ये इसकी जो है पैठ अच्छी बना ली है, लोग इसके फेवर में रहते हैं, फिर वोट कर देंगे, यही अध्यक्ष बन जाएगा। तो उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को उतार दिया, इनके विपक्ष में किसको उतार दिया? पट्टाभी सीतारमैया। पढ़ाया था ना पट्टाभी सीतारमैया के बारे में, क्या बताया था, क्या कहा था पट्टाभी सीतारमैया ने? गांधी जी जब भाषण दे रहे थे, हाँ देवदूत, और जो है बताया था पैगंबर की आत्मा कहाँ पर, कौन सा भाषण दे रहे थे जब? करो या मरो का नारा दिया था जब ना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 वाले अधिवेशन में। तो इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को इनके विपक्ष में उतार दिया। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के विरोध में गांधी जी ने किसको उतारा था? पट्टाभी सीतारमैया। पहले तो राजेंद्र प्रसाद से बोले, राजेंद्र प्रसाद वो जानते थे भैया हम इनके आगे तो जीत ही नहीं पाएंगे, तो वो कहे भैया हमको माफ़ करो, हम तो जैसे हैं वैसे ठीक है। तो पट्टाभी सीतारमैया को कहे तुम उतरो, तुमको खड़ा करते हैं। ये बेचारे इनकी जमानत जब्त हो गई, और कौन जीत गया? सुभाष जीत गए। तो सुभाष दोबारा जो है क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। लेकिन कभी देखो जो है मतभेद था, मनभेद नहीं था नेताओं में। ये नहीं था कि जो है आपस में जो है मनभेद हो, मतलब पता चले वो उधर बैठ के जो है कुड़ रहे हैं, वो उधर बैठ के कुड़ रहे हैं। खाली विचारधाराओं में मतभेद था, विचारधाराओं में मतभेद हुआ करता था, बाकी और कुछ नहीं। दोनों एक साथ बैठते थे, मिलते थे, ऐसा कुछ नहीं था विचारधाराओं में भाई। क्योंकि गांधी जी का रास्ता थोड़ा सा, लेकिन मतलब पहुंचने का लक्ष्य तो एक ही था, देश को आज़ाद कराना। बस ये है कि थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस की सोच ये थी कि भी परिस्थितियों के अनुसार हमको अपना जो है हथियार और रास्ता अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है सीधे टॉर्चर कर रही सरकार और हम लोग जो है मतलब सहन करते रहें। मतलब अब शुरुआत में तो चलो सही, कोई बात नहीं, शुरुआत किया था इन्होंने 1917 से जो है चंपारण सत्याग्रह से, असहयोग वो उस तरीके से जो है अहिंसात्मक रास्ता। लेकिन अब समय ऐसा आ गया था कि अब परिस्थितियां भी ऐसी बन गई थी, क्योंकि विश्व युद्ध भी चल रहा था और हमको मौका भी मिल रहा था इस तरीके से कि जो है अब अंग्रेज़ों को भगाना ही भगाना है। तो ऐसी परिस्थितियों के समय अब हमको भी एक अपनी जो है दल बल और विश्व के लोग भी हमारा समर्थन कर रहे हैं, उनका समर्थन ले करके और जो है भारत से इनको भगाना होगा। तो हम तो ये कहते हैं कि सिर्फ गांधी जी का योगदान थोड़े नहीं था। अगर सुभाष चंद्र बोस इधर से घेरे नहीं होते जापान से लेकर सेना, तो ये अंग्रेज़ जो है जल्दी भागते नहीं। यहाँ से जापानी जो है सैनिक इधर सिंगापुर और मलाया ये सब क्षेत्र में सारी चौकियों से अंग्रेज़ों को भगा दिया, यहाँ पर अंग्रेज़ सैनिकों को कब्जा करके। और जो भारतीय सैनिक थे अंग्रेज़ों के साथ लड़ रहे थे, उन सब का एक दल बना करके कल पढ़ेंगे हम लोग किस तरीके से एक संगठन बनाया था यहाँ पर जो है। ठीक, एक रास बिहारी बोस थे जिन्होंने दिल्ली में बम फोड़ करके जो है भाग गए थे, वो चले गए थे जापान रहने लगे थे, क्योंकि यहाँ रहते तो फांसी हो जाती। तो यहाँ से भाग करके अभी इनका तुरुप का पत्ता यहीं खुलेगा, अब रास बिहारी बोस का अब इनका योगदान आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 1919 के जो है त्रिपुरी अधिवेशन में मतलब पूरे वोट जो है किसको मिल जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस का। और पट्टाभी सीतारमैया की हार का मतलब था गांधी जी की हार। पट्टाभी सीतारमैया की हार का मतलब था किसका हार? गांधी जी। तो गांधी जी बहुत आहत हुए बेचारे, और अब इनको अध्यक्ष फुल प्रूफ मतलब पूरे जो है एकदम बिल्कुल इनको मतलब 100% एक तरीके से मतलब वोटिंग मिली थी। तो इनको कोई अध्यक्ष पद से हटा तो सकता नहीं था। अब 1 साल के तो अध्यक्ष बन ही गए हैं, 1 साल तक इन्हीं की बात मानी जाएगी। तो इन उसमें जो है अब क्या किया जाने लगा, जो है कुछ चेंजेस करने लगे गांधी जी के कहने पर कि सिर्फ जो है अध्यक्ष जो है फैसले नहीं लेगा, समितियां होंगी वो फैसले लेंगे। मतलब कुछ कुल मिलाकर के इनको डाउन करना था सुभाष जी को। तो अब सुभाष जी इस चीज़ से आहत हुए थोड़ा सा कि हम बने थे अध्यक्ष इसलिए कि कुछ चेंज लाएंगे जो है सिस्टम में, लेकिन यहाँ फिर वही बात हो रही। तो ये बेचारे जो है 1939 में ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, अध्यक्ष पद से क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। ठीक, तो अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद में इन्होंने एक संगठन बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। किस नाम से? फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से इन्होंने एक संगठन बनाया। ठीक है, तो ये याद रखना, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक, अब 1940 में ये जो है
मेयर चुने जाते हैं कलकत्ता के, काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे चूँकि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष रह चुके थे। तो ये मेयर चुने जाते हैं 1940 में, कहाँ के? कलकत्ता के। तो कलकत्ता के ये मेयर चुने गए, ठीक है। मेयर जैसे आज नहीं होते शहरों नगरों के, बड़े महानगरों के, बड़े बड़े नगरों के, तो ऐसे ही ये मेयर चुने गए, कहाँ के? कलकत्ता के, ठीक। तो अब इसी दौरान इनको नज़रबंद कर लेती है अंग्रेज़ सरकार। तो दूसरी बार गिरफ्तार हो जाते हैं 1940 में। 1940 में क्योंकि ये ऐसे हरकतें कर रहे थे, तो 1940 में ये दूसरी बार गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और गिरफ्तार करके इनको जेल में नहीं डाला जाता है, बल्कि इनके घर में ही नज़रबंद कर दिया जाता है। आप मूवी देखना इनकी जो है सुभाष चंद्र बोस की, तो उसमें सारी कहानी दिखाई गई है। तो इनको नज़रबंद करके जो है घर में ही रख दिया जाता है और 2-3 पुलिस का पहरा लगा दिया जाता है कि जो है सुभाष चंद्र बोस कहीं बाहर भाग ना जाएं। लेकिन जिस आदमी को माँ धरती के लिए, भारत माँ के लिए कुछ करना है तो वो तो कुछ ना कुछ करेगा ही। तो 1940 में ही ये भेष बदलते हैं जियाउद्दीन के रूप में, एक पठान का वेश धरते हैं और अपने घर वालों की सहायता से जो है, जो पुलिस वाले पहरे देते रह जाते हैं और निकल जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? रूस चले जाते हैं। पहले जाते हैं अफ़गानिस्तान के जो है वहाँ पर जो है इनके मित्र रहते हैं, उन मित्र के सहयोग से फिर ये रूस चले जाते हैं। रूस से चले जाते हैं जर्मनी, हिटलर के पास, ठीक है। तो ये यहाँ से कहानी हम लोग कल शुरू करेंगे, क्योंकि ये पूरी कहानी फिर जो है यहाँ तक जो है भारत की तरफ आक्रमण होगा। यहाँ से किस तरीके से जर्मनी से फिर इस तरीके से जाएंगे जापान, और जापान से जो है टोजो, जो उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे, वो भी उनका स्वागत करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जब जापान पहुँचते हैं, टोक्यो पहुँचते हैं, तो टोक्यो में इनका स्वागत कौन करता है? वहाँ के प्रधानमंत्री। और हिटलर ने जर्मनी में इनका स्वागत किया था, ठीक है। हालांकि जर्मनी सहयोग नहीं कर रहा था, लेकिन इनको जो है सांत्वना दिया था कि आप लोग जो है लड़िए और हम आपका साथ देंगे, क्योंकि जर्मनी अंग्रेज़ों के खिलाफ ही तो लड़ रहा था। जर्मनी जो है उसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, द्वितीय विश्व तभी तो छिड़ा था। पोलैंड पर आक्रमण कर दिया 1939 में, और इस समय विश्व युद्ध चल रहा था। तो इसलिए जो है भाई दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होगा। तो लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जर्मनी आक्रमण कर देता है रूस पे, और रूस हमारा हिमायती था, शुरू से ही रहा है। तो ये बेचारे जो है वहाँ से फिर कहते हैं यहाँ सही नहीं है, हिटलर पता चलेगा रूस पर किया है, कल हमको भी यही दबोच लेगा, फिर यहाँ से चल देते हैं। हालांकि पनडुब्बिक व्यवस्था जो है जर्मनी ही करता है। तो यहाँ से क्योंकि इस समय यहाँ ये पूरा युद्ध भूमि था, ये पूरा यहाँ युद्ध चल रहा था इस क्षेत्र में, ठीक। तो यहाँ से पनडुब्बी में बैठते हैं, पनडुब्बी मतलब ऐसा नाव जो पानी में डूबा हुआ हो, तो उसमें बैठते हैं और चल देते हैं मेडागास्कर के रास्ते और पहुँच जाते हैं जापान, ठीक। तो ये सब कहानी हम लोग कल देखेंगे। यहाँ पर जो मुख्य बातें थी तो वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। 1897 में कलकत्ता में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। और 1919 में इन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, कहाँ से? कलकत्ता विश्वविद्यालय से। और लंदन चले जाते हैं ICS की तैयारी करने, और 1920 में इन्होंने ICS की 4थी रैंक हासिल की। 1921 में पुनः ये वापस आ जाते हैं कलकत्ता और असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, ठीक। उसके बाद में जो है 1923 में शामिल होते हैं स्वराज पार्टी में शामिल हो जाते हैं, ठीक। इसके बाद में 1924 में ये कलकत्ता के CEO बनते हैं, मेयर नहीं बनते हैं, क्या बनते हैं? CEO बनते हैं। पट्टाभ सीतारामैया को अपना क्या बनाते हैं? राजनीतिक गुरु। 1928 में 2 घटनाएं इनके समय की, क्या क्या? नेहरू साइमन कमीशन का विरोध और नेहरू रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शन किया था। विरोध तो नहीं किया था, लेकिन क्या किया था? ऑब्जेक्शन किया था, ठीक। उसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और इसके बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के जाने का सिर्फ एक ही व्यक्ति का कांग्रेस द्वारा भेजा जाना, ये भी उनको हजम नहीं होती बात। कहते हैं कि भाई एक समिति बनाकर भेजो, 2-4 लोगों को भेजो। ऐसा हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें भेजो साथ में, और अच्छे लीडर्स हैं सबको भेजो, जो है कम से कम अपनी बात वहाँ रख सकें। अकेले को तो कई लोग दाब लेंगे वहाँ जा कर के। तो इस चीज़ पे ये असहमत दर्ज करते हैं, ठीक। और इस तरीके से जो है इनको लास्ट में 1940 मतलब ये 2 अधिवेशन होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन और 1939 में त्रिपुरी का अधिवेशन। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। तो कभी कभी प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है, हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात में है। त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में, ठीक। तो जबलपुर वाले जो अध्यक्षता में क्या हुआ था कि पट्टाभ सीतारामैया जो इनके विरोध में खड़े हुए थे वो हार जाते हैं। तो गांधी जी इसको अपनी हार मानते हैं और काफ़ी दबाव बनाया जाता है। तो ये अध्यक्ष पद से क्या दे देते हैं? इस्तीफा। और इस्तीफा देकर 1939 में ही एक जो है संगठन बनाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक,
ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं और 1940 में ये मेयर बन जाते हैं कलकत्ता के, और उसके बाद में वहीं पर ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं दूसरी बार। पहली बार गिरफ्तारी कब हुई थी? 1929 में। तो 1940 में दूसरी बार गिरफ्तारी हो जाती है और नज़रबंद कर लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ से ये फिर प्लान बनाते हैं भागने का, और अंग्रेज़ों की आंखों में धूल झोंक करके 1940 में घर से निकल लेते हैं और पहुँच जाते हैं अफ़गानिस्तान, काबुल होते हुए रूस, और रूस से चले जाते हैं जर्मनी, जर्मनी से फिर जापान आते हैं। तो ये कहानी कल हम लोग यहाँ से देखेंगे। तब तक आज आप लोग ये मूवी ज़रूर देखना सुभाष चंद्र बोस पे, ठीक है। पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, तब कल और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। बोस जी की मूवी ज़्यादा लंबी नहीं है, शायद 1.5 पौने 2 घंटे की है, ज़रूर देखना।